नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज बात करेंगे आतंकवाद के मुद्दे पर। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी आईएसआईएस भारत में बड़ा आतंकी हमला करने की फिराक में है। इसका खुलासा तब हुआ जब रूस में आतंकी हमले की साजिश रच रहे एक आत्मघाती हमलावर को हिरासत में लिया गया। खबर देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। रूसी संघीय सुरक्षा सेवा ने सोमवार को कहा कि उसके अधिकारियों ने एक आत्मघाती हमलावर को हिरासत में लिया है, जो इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह का सदस्य है, जो भारत के नेतृत्व अभिजात वर्ग में से एक के खिलाफ आतंकवादी हमले की साजिश रच रहा था। रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक ने ये जानकारी दी। प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि रूस के एफएसबी ने रूस में प्रतिबंधित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के एक सदस्य की पहचान की और उसे हिरासत में ले लिया। ये मध्य एशिया क्षेत्र के एक देश का मूल निवासी है। इसने भारत के सत्तारूढ़ हलकों के प्रतिनिधियों में से एक के खिलाफ खुद को उड़ाकर एक आतंकवादी कार्य करने की योजना बनाई थी। एजेंसी के मुताबिक आरोपी ने अप्रैल से जून तक तुर्की में आतंक की ट्रेनिंग ली थी। उसे आईएस के एक नेता ने आत्मघाती हमलावर के तौर पर भर्ती किया था। वहाँ उसे सुसाइड अटैक की ट्रेनिंग दी गई थी। वो टेलीग्राम के जरिए आईएस से जुड़ा था। इसके बाद आतंकी ने आईएसआईएस के प्रति निष्ठा की शपथ ली। रूस की सरकारी एजेंसी के मुताबिक आतंकी संगठन ने उसे जरूरी कागजातों के साथ रूस भेजा और उसके बाद यहां से भारत भेजने की व्यवस्था की थी, जहां उसे सत्ताधारी दल के किसी बड़े नेता के ऊपर हमला करने का काम दिया गया था। हालांकि आतंकी ने किस भारतीय नेता को उड़ाने की साजिश रची थी, इसको लेकर कोई खुलासा नहीं हो सका है। इस्लामिक स्टेट और इसकी सभी अभिव्यक्तियों को आतंकवादी संगठन के रूप में अधिसूचित किया गया है और केंद्र सरकार द्वारा गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 की पहली अनुसूची में शामिल किया गया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक आईएस अपनी विचारधारा को प्रचारित करने के लिए विभिन्न इंटरनेट आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा है। इस संबंध में संबंधित एजेंसियों द्वारा साइबर स्पेस पर कड़ी नजर रखी जा रही है और कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि एक दिन पहले ही खुफिया एजेंसियों ने पंजाब में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने पंजाब को दहलाने की साजिश रची है। अलर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने चंडीगढ़ और मोहाली में आतंकी हमले की साजिश रची है। आतंकी चंडीगढ़ और मोहाली में आतंकी हमला करा सकते हैं और बस स्टैंड को निशाना बना सकते हैं। खुफिया एजेंसियों ने पंजाब पुलिस, जीआरपी, स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसी को आपस में कोऑर्डिनेशन बनाकर इनपुट पर काम करने के लिए कहा है। इससे 3 दिन पहले खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन टीआरएफ में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। इस घटना के बाद विपक्ष ने सरकार को सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद करने के लिए कहा है। हालांकि जाहिर है कि एनडीए सरकार में पुलवामा हमले को छोड़कर कोई ऐसा बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आतंकवाद ठीक वैसा है जैसे चिराग तले अंधेरा, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लें, आतंकवाद की ये फसल पनपती रहती है और इसको जो इसके बीज हैं वो मिलते हैं पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या उन देशों में इसकी फसल बोई जाती है जो छोटे देशों को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं या उनमें आतंक फैलाना चाहते हैं। और ओसामा बिन लादेन इसका उदाहरण था। तमाम आतंकी हैं ऐसे जिनको लेकर कई तरह के विचार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा किए गए, लेकिन सबसे ज्यादा जख्म भारत ने सहे हैं। भारत में 2014 के बाद से आतंकी हमले अंदरूनी तौर पर नहीं हुए हैं, सीमाओं तक सिमट कर रह गए। हम ये चर्चा करेंगे कि आखिर किसके राज में कितने आतंकी हमले हुए और सुरक्षित रहने के लिए हमने क्या क्या कदम उठाए, और साथ ही अब जो एक बार फिर से आतंक अपने पांव पसार रहा है उसकी रोकथाम कैसे होगी और क्या वास्तविक रूप से की जा रही है या सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। शबनम पांडे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, ओमकार नाथ सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, और जीएस अवाना, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शबनम पांडे जी, 2014 के बाद से ये मान सकते हैं कि आतंकी हमले कम हुए हैं देश के अंदर, लेकिन जिस तरह की बात कही जा रही थी कि आतंक की जो पौध है उसको हम हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे,
नोटबंदी कर देंगे तो कमर टूट जाएगी, ये कर देंगे तो वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। एक बार फिर से पांव पसारने लगा है आतंकवाद। देखिए रविंद्र जी, निश्चित तौर पे जो इच्छा शक्ति सरकार ने आने के पहले ही दिखाया कि हाँ, अब हम इस तरीके की कार्रवाई करेंगे कि भारत में आतंकी गतिविधियों पे रोकथाम लगाएंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी तरह के भी कोई भी कदम उठाने पड़े। ये तो सरकार की इच्छा शक्ति और उनको एक मैसेज जाता है कि अब सख्त सरकार है, हमने एयर स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, ये सारे उसी सख्त कदम को दिखाता है जिससे कि आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में आया। लेकिन आतंकवादी गतिविधि केवल भारत तक सीमित नहीं है, ये वैश्विक स्तर पे एक समस्या है जो बड़े से बड़े देश इसको मानते हैं, और इसको फंडिंग करने वाले लोग भी केवल भारत से ही नहीं आपको दिखेंगे, पाकिस्तान ही केवल नहीं है, चाइना ही नहीं है, तमाम ऐसे बड़े बड़े देश भी हैं जो कि इसको फंडिंग करते हैं। और आज जिस तरीके से यूक्रेन और रूस का भी युद्ध हुआ है, तो बहुत से ऐसे इस्लामिक देश हैं और नॉन इस्लामिक देश हैं जो दो गुटों में धीरे धीरे उसके बाद से बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और वो कहीं न कहीं एक चिंता का विषय है। चाइना एशिया में अपना पैर पसार रहा है, जिस तरीके से श्रीलंका के साथ चाइना अपनी को जोड़ता हुआ दिख रहा है, श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को भी कमजोर करता दिख रहा है। पाकिस्तान आतंकवादियों का गढ़, लेकिन हम जिस तरह के दावे आपकी पार्टी करती है कि हमने उसका खात्मा करने के लिए हर संभव कोशिशें की हैं, लेकिन एक बार फिर से फल फूल रहा है। चाहे आप कश्मीर में देख लीजिए, और अब तो एक बार फिर से स्लीपर सेल जो है वो पनपने लगी हैं। देखिए, निश्चित तौर पे हमारी सरकार आने के बाद से आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जैसे कोई त्योहार आता था या किसी और भी समय में अक्सर ये अनाउंसमेंट करती हुई सरकारें दिखती थी, आप बाजारों में कोई ऐसी अनजान चीजों को ना छुएं, आप इधर ना जाएं, उधर ना जाएं, तमाम ऐसी। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद चाहे वो राज्य में हो या देश में हो, ऐसी स्थिति नहीं आई। लेकिन मैंने बार बार कहा, आतंकवादी फंडिंग अन्य जगहों से भी होती है, और भारत जैसे जैसे मजबूत होता है वैसे वैसे हमारे जो दुश्मन देश है, हमारे देश को अस्थिर करने के लिए फंडिंग और तमाम तरीके की मदद करते हैं आतंकवाद। ठीक है, ओमकार नाथ सिंह, सहमत है आप? क्योंकि 2014 के बाद, उससे पहले का अगर हम पूरे खाका उठाकर देखें तो जितने आतंकी हमले हुए हैं, हर बार कोई ना कोई जख्म देकर वो चले जाते हैं। 2014 के बाद से इस पर लगाम लग गई, सहमत हैं आप? लगाम तो नहीं लगी है, आतंकवादियों ने अपना स्टाइल बदल दिया है। मैं इस पर दूसरी बात करना चाहता हूँ। मैं तो सरकारी पक्ष को आरोप लगाना चाहता हूँ, आपकी कोई सफाई दे रहा है। मेरा ये कहना है कि जो इस तरह के टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है, इसको हम लोग अगर डिस्कस न करें तो ज्यादा अच्छा है। जैसे मान लीजिए रशिया में पकड़ा गया, इस भाजपा के नेता को मारना चाहता था, हम इसको अगर क्या कहते हैं बता दें और न बताएं तो एक लोगों में वो सस्पेंशन हो जाता, मतलब दिमाग में हो जाता संदेह में कौन था, किसको मारा जा रहा था, तो एक अननेसेसरी का पैनिक क्रिएट होता है। सुरक्षा एजेंसियों का काम है कि इस पर बाकायदे लगाम लगाएं, सतर्कता रखें, उनकी सिक्योरिटी की भरपूर व्यवस्था करें जो कर सकते हैं, और इसको पॉलिटिकलाइज न करें। पॉलिटिकलाइज करने से क्या होता है कि जो चीज होने वाली होती है वो तो नहीं होती है और चीजें हो जाती है। नहीं तो पहले की सरकार बड़ी असहाय नजर आती थी। जब एजेंसियों के तालमेल की बात आती थी तो वो तालमेल कहीं नजर नहीं आता था। कम से कम 2014 के बाद वो तालमेल बैठा और आतंकी हमलों को देश के अंदर होने से रोका जा सका। इसको तो आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? आप क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को भी असहाय बता रहे हैं? वो भी असहाय थे, पार्लियामेंट तक पहुंच गए थे। तो मैंने किसी सरकार का नाम तो नहीं लिया ना। नहीं सर, मैंने कहा जो मैं कह रहा हूँ सुनिए उसको। इंटरनेशनल एक्टिविटी में अगर हम एक दूसरे पर कीचड़ उछालेंगे तो मैं समझता हूँ इससे आतंकवादियों को फायदा मिलेगा। हम इनकी कमी निकालेंगे, हमारी कमी निकालेंगे। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर लगाम लगनी चाहिए और कंट्रोल होना चाहिए। तो आपको लगता है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपको लगता है कि लगाम लगी है या नहीं लगी? अभी तो नहीं दिखाई पड़ रहा है कि लगाम लगी है। जब इस तरह की पुलवामा इतना बड़ा कांड हुआ, हमने भले उसका जवाब दिया, अलग बात है, लेकिन कांड तो हुआ। ठीक, कश्मीर में कितनी बार आतंकवादी हमले हुए जहां हमारे सैनिक मारे गए,
तो इसलिए इसको हम लगाम लगाना नहीं कह सकते हैं। हम कहीं कहीं मान लीजिए हमने उनको अंदर नहीं घुसने दिया, लेकिन अंदर घुसना ही अचीवमेंट नहीं है। एक वक्त था आतंकी संसद तक घुस गए थे, और आज अगर इस तरह के हमले रुक गए हैं तो आप उसको मानते नहीं कि कोई बड़ी कामयाबी हासिल की। शबनम कुछ कहना चाहती हैं आपसे। शबनम जी ठीक है, जवाब दे रही हैं आपकी बात का शबनम जी, फिर मैं जी सवाना साहब के पास जाऊंगा। इस बात को कह रहे थे कि हम सभी को एकजुट होकर देश हित में बोलना चाहिए, लेकिन जब आपने पूछा कि लगाम लगा तो उन्होंने साफ तौर से नकार दिया। अगर आज देश के किसी भी जनता से आप पूछ लेंगे कि लगाम लगा कि नहीं, वो पूरी तरीके से, चाहे वो हमारा समर्थक हो या ना हो, इसको पूरी हामी भरेगा कि हाँ 14 के बाद से ऐसा नहीं। आप उत्तर प्रदेश की लीजिए ना, उत्तर प्रदेश की किस किस कचहरियों में बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ। दिल्ली चले जाइए, दिल्ली के किस किस मार्केट में बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ। बॉम्बे चले जाइए, नागपुर चले जाइए, मतलब एक पूरा लिस्ट तैयार हो जाता था और सुरक्षा एजेंसियां कोई इनपुट दे ही नहीं पाती थी। आज सुरक्षा एजेंसियां, चाहे 15 अगस्त के पहले इनकी जो साजिश, इनके जो मंसूबे थे, उसको फेल किया है। अगर किसी बीजेपी के बड़े नेता पे वो अटैक करने जा रहे थे तो रूस से हमें ये मिला, पंजाब में हमला करने जा रहे थे तो पंजाब में इनपुट दिया। सुरक्षा एजेंसियों ने जो अहम रोल निष्पक्षता के साथ, बगैर दबाव के हमारी सरकार के समय में दिया, और उनको फ्री हैंड सरकार ने छोड़ा। एयर स्ट्राइक और ये जो रणनीति की बात इसीलिए हमने की कि क्या रणनीति पहले से बेटर हुई, जो तालमेल देखने को एजेंसियों के बीच नहीं मिलता था वो दुरुस्त किया गया, उस पर पूरा होमवर्क किया गया। जी सवाना साहब भी जुड़े हैं, वो ज्यादा बेटर तरीके से बता पाएंगे कि वर्तमान की स्थिति और पहली स्थिति में क्या फर्क आया। जी सवाना जी, चूंकि आपने तो हर दौर को देखा है, समझा भी है, क्या 2014 के बाद की स्थिति बदली है आतंकवाद को लेकर? हम पहले से बेटर काम कर रहे हैं। दूसरे देशों में भले ही ये आतंकी पकड़े जा रहे हों, लेकिन वो जो एक संकल्प लेकर चली थी भारत सरकार कि हम आतंकी हमलों को रोकेंगे, देश की सुरक्षा को लेकर हमारी एक पहल बेहतर होगी, कुछ बदलाव आए हैं आपकी नजर में? देखिए, बदलाव तो निश्चित रूप से आए हैं, पर यहाँ पे जो मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी, वो ये कि जैसे 20 बॉम्बर की आप बात कह रहे हैं जो टर्की का था और रशिया में पकड़ा गया जी, तो अब ये कोई लोकलाइज टेररिस्ट नेटवर्क नहीं, इनकी जो लिंकेज है वो देश से बाहर है। अब आवश्यकता भारत में ये है कि आप इंटरनल जो भी आपकी एक्टिविटी है वो तो आप चलाते रहिए, पर आपको बहुत इफेक्टिवली एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन चलाने पड़ेंगे देश से बाहर, और हमारी जो इंटेलिजेंस है उसको स्टेप अप करना पड़ेगा। एक आदमी टर्की में ट्रेंड होता है और डॉक्यूमेंटेशन के लिए वो आता है रशिया में डॉक्यूमेंटेशन के लिए आता है। तो रशिया में कौन है जो उसके लिए डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है कि जो रशिया के रास्ते वो इंडिया में आ जाए? इंडिया में कौन हैंडलर है? क्योंकि जो हैंडलर है उसको मटेरियल भी देना है, उसको इंफॉर्मेशन भी देनी है, तो ऐसा नहीं है। तो हमें दोनों तरफ से ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन पहले ऐसा क्यों नहीं हो पाता जी सवाना जी? पहले इंडिया से बाहर कौन है? पहले ऐसा क्यों नहीं हो पाता था? क्या आपसी तालमेल में कुछ कमी आती थी या उस पर लापरवाही बरती जाती थी कि जब हमला होगा उसके बाद सोचेंगे? देखिए, पहले भी अगर आप देखें तो जो आपने पार्लियामेंट का जिक्र किया कि पार्लियामेंट पे अटैक हुआ 26/11, हाँ 96 से लेके जितने भी ऑपरेशन हुए टेररिस्ट के 9/11 48 आवर्स विदिन 48 आवर्स उनको इलिमिनेट कर दिया गया, न्यूट्रलाइज कर दिया गया। आप पूरा रिकॉर्ड देखें पीछे का, तो पहले भी ठीक थे, अब और भी अच्छा होने की आवश्यकता है, क्योंकि अब उनके हाथ में ज्यादा मॉडर्न इक्विपमेंट है, नेटवर्क है, और उनके सहयोगी हमारे देश से बाहर हैं। हम नॉर्मली सोचते हैं कि कोई टेररिस्ट आएगा, पाकिस्तान के रास्ते आएगा, बांग्लादेश के रास्ते आएगा, परंतु अब उन्होंने जो ये टर्न लिया है कि ऐसे कंट्री के रास्ते आएंगे कि जिसके बारे में हम कोई शक शुबा ना कर सके। अब रशिया से हम कोई शक शुबा कर नहीं सकते, तो जो रशिया से आएगा उसको हम इतना ज्यादा स्क्रूटनाइज नहीं करते हैं जितना कि हम कोई पाकिस्तान से, बांग्लादेश से आए। तो इस ट्रेंड को समझने की जरूरत है।
दूसरा जो मेरी एक खास बात है जो मैं कहना चाहता हूं कि हमें अटैकिंग जो है सॉल्यूशन रखने पड़ेंगे बजाय डिफेंसिव। नहीं, क्या पहले हम ये भी माने कि अधिकारियों की भी लापरवाही रहती थी, वो इतनी गंभीरता से नहीं लेते थे, जब हमला होता था उसके बाद हरकत में आते थे? देखिए, पहले भी नेटवर्क अगर आपने देखा हो तो जो अंजाम देते थे उससे पहले भी बहुत सारे लोग टेररिस्ट पकड़े गए। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं पकड़े जाते थे। लेकिन इस तरह से नहीं होता था कि हम किसी हमले के होने से पहले ही अपनी सारी चीजों को पता कर लें, और कई बार इस तरह की बातें सरकार की तरफ से कही भी गई, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ कहें, चूंकि अभी अवाना साहब कह रहे थे कि रणनीति भी बदली है आतंकियों ने अपनी, तो निश्चित तौर पर जब रणनीति बदलते हैं उससे पहले अगर हम सचेत हो जाते हैं तो ये हमारे लिए बेहतर होता है। हम वही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले इस तरह की चीजें नहीं होती थी, आपसी सामंजस्य को लेकर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन कम से कम कोई अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ तो की जानी चाहिए। पहले आप भी यही कहते थे, आपकी सरकार भी यही कहती थी कि भाई अगर हम आतंक को लेकर हैं तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, पूरे देश के लिए है, सबको साथ खड़ा होना चाहिए। आज कैसे आपके विचारों में मतभेद आ गए? मैं अपनी बात को फिर दोहराऊंगा। हाँ, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप प्लीज इस तरह का टॉपिक अपने चैनल पर मत लाएं। अभी अवाना साहब ने 2-3 पॉइंट बताया। अब अगर हम टीवी में बैठ के बताएंगे कि अभी तक यहाँ से आ, तो वो कोई और रास्ता पकड़ लेंगे। आप इन सब चीजों को अगर यहाँ बैठे छब्बीस क्या रखे इतना लंबा चला कि हर टेलीविजन जो था वो तुरंत की रिपोर्ट में जर्नलिस्ट को बोला था। तो इस तरह की चीजें अगर हम यहाँ डिस्कस न करें, और जहां तक रह गया किसी को क्रेडिट देना है या नहीं देना है, तो क्रेडिट कब दिया जाता है जब पूर्ण शांति हुई हो। अब आप कहते हैं कि क्रेडिट दे दीजिए क्योंकि यहाँ नहीं आए। पिछले में 21 लोग कश्मीर में मारे गए, 21 लोग कश्मीर में मारे गए, और 50 आदमी जो हमारे सेना के जवान थे, जबकि उनके औसत ने कहा था कि इनको बाई एयर जो है लिफ्ट कराया जाए, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो हम कौन सी तारीफ करते हैं? कहीं उन्होंने अगर अच्छा किया तो कहीं खिलाई भी की है, लेकिन इसका ये ठीक है। मतलब नहीं। शबनम जी, वो शायद उस तरफ ध्यान दिलाना चाह रहे हैं कि एक के बदले 10 सर ले आएंगे, और जिस तरह की घटनाएं हुई हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं तो निराशा लगी है हाथ में, तो फिर हम पूरी तरह से तारीफ कैसे कर दें? हम अगर इस पर न बात करें तो देखिए, नहीं, आपको अब वो एक अलग बात है कि आप अपनी सरकार की तारीफ ही करना चाहते हैं। मुद्दा कोई भी हो उस पर डिस्कशन तो होना चाहिए, हम कितनी मजबूत स्थिति में हैं या हमने कहां तक होमवर्क कर लिया है, जनता को पता लगना चाहिए। हम अपनी कमजोरी की तो बात नहीं कर रहे हैं ना। निश्चित तौर पे मैं ओंकार जी से ये भी कहना चाहूंगी, क्योंकि पब्लिक डोमेन में वो सारी बातें पब्लिक में, यहाँ पे सारी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और नेता भी आते हैं कि पब्लिक डोमेन में सुरक्षा से को लेकर जो बातें नहीं आनी चाहिए, वो चाहे आप टीवी डिबेट कर लें या कुछ कर लें, वो बीच में नहीं आ सकता, क्योंकि हमारी जानकारी में वो बातें नहीं होती कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसी क्या कर रही है और किस तरीके से चाक चौबंद कर रही है देश की सुरक्षा को। लेकिन इतना जरूर हम राजनीतिक तौर पे जानते हैं कि हमारी एक तो डिप्लोमेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि दूसरा देश इस तरह के आतंकवादी जब उनके माध्यम से हमारे देश में एंटर करना चाहता है तो उनकी एजेंसी, जैसे कि एफएसबी ने रूस से इसको पकड़ा, इस आत्मघाती आतंकवादी को, तो हमारी अच्छी डिप्लोमेसी होने की वजह से कहीं ना कहीं हमें सहयोग मिलता है कि कोई हमारे बॉर्डर में एंटर करे उससे पहले उस देश में वो पकड़ा जाता है। शबनम जी, वो मुझे लग रहा है ये ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह के पुलवामा जैसे हमले हुए, फिर उसके बाद अंदर 1-2 हमले हो गए, या कश्मीर में देखिए तमाम लोगों को वो मार कर चले गए, तो अगर आप इस बात का क्रेडिट लेना चाहते हैं कि पूरी तरह से ये खत्म हो गया या हम इस पर रोक लगा पाए हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस तरफ आपका इशारा करना चाहते हैं, और उन पर अभी लगाम नहीं लगी है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों के लिए जो बातें कही गई वो अभी दहशत में है। रविंद्र जी, इस बात को हम कभी खत्म कहते नहीं कि पूरा खत्म हो, लेकिन हमने रोकथाम किया, इस पर हम पूरी तरीके से मोहर लगाते हैं कि हमने रोकथाम किया है, क्योंकि कश्मीर एक सेंसिटिव एरिया है। हमने 370 हटाया है, जो कई दशकों से कश्मीर में जिस तरीके की स्थिति परिस्थिति अन्य सरकारों के समय में रही, 370 नहीं हटाया गया,
तो हटाने के बाद कुछ उसका जो वहाँ जो घटनाएं हो रही हैं वो निश्चित तौर पे हमारी सरकार को भी रोकने के लिए वचनबद्ध है। अब देखिए, जैसे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी जब से आए, आपने देखा कि उन्होंने कितनी बारीकी से हर पहलू को देखा है। कश्मीर में जब 370 हटाने की बात आई तो कश्मीरियों के बीच जाकर उन्होंने बातें की, चाहे चाइना मसला हो, कोई भी इस तरीके का मसला, उन्होंने बहुत बारीकी से उसको देखा। उनके अनुभव ने निश्चित तौर पे देश को मजबूत किया है। और साथ साथ गृह मंत्री जी का इसमें दिलचस्पी लेना, हमारे रक्षा मंत्री जी पूरी मुस्तैदी के साथ लगे रहे। और जो हमारे सैनिक हो या हमारी जांच एजेंसियां, इनको फ्री हैंड देना और जिन बातों की ये पुष्टि करते हैं उसमें किस तरीके से हमारे इंटरनल डिफरेंट सिक्योरिटी एजेंसीज को तालमेल बैठाना है, इस पर भी सशस्त्र नेताओं के साथ साथ अधिकारियों का बैठक करके इस पे निर्णय लेना, उसे धरातल पर उतारना, ये सारी यानी एक पूरी तरह से रोड मैप पहले तैयार किया गया, होमवर्क किया गया, उसके बाद इन चीजों को अमल में लाया गया। जी सवाना साहब, क्या लगता है कि अभी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर कहीं ना कहीं हम कमजोर पड़ते हैं, उस पर भी हमें होमवर्क करने की जरूरत है? जी, और ये वैश्विक समस्या, देखिए ऐसा कोई भी देश दो राय नहीं है जी, पर जो मेरी सजेशन है इसमें वो ये है कि इसमें मल्टी डायरेक्शनल काम की आवश्यकता है। काम हो रहा है, जैसे जो बॉर्डर थे पहले पोरस बॉर्डर थे तो इतना फ्रीक्वेंट वहां से अब आना जाना नहीं हो सकता, बॉर्डर पे काम हुआ है। और दूसरी बात जो है कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो पहले से बेटर हुआ है। जो वहाँ की एजेंसी है, क्योंकि जब दो कंट्री का रिलेशन इंप्रूव होता है तो उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो हम एक्सपोज नहीं करते, पर उनका भी इम्प्रूवमेंट होता है। और उसमें होता है कोऑर्डिनेशन विद दी इंटेलिजेंस एजेंसी, ठीक है, वो इम्प्रूव हो रहा है। तो उस पर और भी करने की जरूरत है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसमें कुछ काम हुआ है और अभी और काम होने की आवश्यकता है कि कोई भी इस तरह का टेररिज्म का जो मूवमेंट है वो बिना फंडिंग के नहीं चलता। ठीक बात। एक सवाल जो ओमकारनाथ जी बार बार हमसे कह रहे हैं, हमें याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं वो, कि ऐसे मुद्दों पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए। क्या लगता है कि अगर कोई काम अच्छा हो रहा है या सुरक्षा एजेंसियां हैं या हमारी चीज़ों को अगर हम सामने लेकर आ रहे हैं तो हम कमजोरी तो नहीं सामने लेकर आ रहे हैं, हम तो डिस्कशन कर रहे हैं, तो क्या इस तरह के मुद्दों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए? नहीं, इनको बिल्कुल शामिल किया जाए। जो अच्छा काम हो उसको अप्रिशिएट करे, पर हमारी किस तरह से उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है, बाहर की जो गुप्तचर एजेंसी है वो चीजें कभी भी एक्सपोज नहीं की जाती। मैं उनकी बाबत ये बात कह रहा हूँ जी कि इंटरनेशनली हमारा उनसे क्या कैसे अंडरस्टैंडिंग है, कैसे हम करेंगे, किस हद तक जाएंगे, क्या वेपन इस्तेमाल करेंगे, क्या कम्युनिकेशन का तरीका होगा, ठीक बात, कौन कौन से उनके ऐसे आउटफिट हैं कि जिनका ओमकारनाथ जी कम से कम अब तो सहमत होंगे आप जी। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जी। हमारा सब एक मिनट जी, हम इसको यहाँ से हिलने नहीं देंगे। तो आप तो उसको रास्ता दे रहे हो भाई, अगर आप रास्ता दे रहे हो तो अगर आप समझते हो बात, ऐसा तो नहीं लगता कि ऐसे मुद्दों से आपकी कमियां सामने आ जाती हैं इसलिए उन मुद्दों पे बात ही नहीं करना चाहते हैं? सामने आएगी, हमारी कौन सी कमी सामने आ रही है? सरकार के फेल्योर, सरकार की नीतियां, ये सब सामने आ जाती है ना कि किस मुद्दे पर कितना होमवर्क हुआ। फेल रहा सर, ठीक है, कहाँ सरकार का फेल हो रहा है बताइए आप, हमें बताइए। इस जगह आपकी सरकार फेल हो गई तो ताज हमला, संसद हमला, 26/11 हम नहीं कंट्रोल कर पाए, मंदिर पर हमला, ये सब किसके फेल्योर माने जाएंगे? अरे भाई, तो पार्लियामेंट पे हमला नहीं हुआ और ये पुलवामा पे हमला नहीं हुआ, ये फेल्योर नहीं है। ये तो आतंकवादी गतिविधियां ऐसी होती हैं कि कोई सरकार हो। शबनम जी, समय खत्म हो गया। प्लेन का हाईजैक हुआ था तो उस समय क्या कहते जसवंत सिंह साहब लेके गए थे कि नहीं थे, इसको लेके गए? मैं तो 2014 के बाद की बात कर रहा हूँ। नहीं, 2014 की हो, क्या 2014 की बात? तो जिसने कम से कम जिसने लगाम लगाई उसको तो क्रेडिट दे सकते हैं ना। 2014 के बाद ही तो पुलवामा हुआ, ये क्रेडिट लगाना है कि 50 जवान हमारे शहीद हो गए। ठीक है, ठीक है, शबनम जी का जवाब लेते हैं, खत्म करते हैं जी। शबनम जी जल्दी से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, चूंकि वक्त हमारा खत्म हो गया है।
लेकिन समझना ये होगा कि जब हम चर्चा करते हैं तो एक ऐसा विषय ज़रूर चुनते हैं जिससे हमें पता लगे कि हम कितना मजबूत स्थिति में आए हैं। और 2014 के बाद से अगर सीमाओं पर आतंकी हमले हुए हैं तो उनको वहाँ रोका गया, इसका क्रेडिट हमें अपनी एजेंसियों को देना होगा। और जितनी तेज़ी से हमें अब घटनाक्रम पता लगते हैं उससे हम पहले ही आतंकी हमलों को रोकने में कामयाब हो रहे हैं। और जैसा कि अवाना साहब ने कहा कि अभी हमें कुछ होमवर्क और करना बाकी है, तो मुझे लग रहा है कि उस पर भी होमवर्क लगातार चल रहा है और इस तरह की कोई स्थिति से हमें फिर से दो चार ना होना पड़े, इसी की हम कामना भी करते हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।